इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं और आज का यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान का जो समय था वो भी अब खत्म होने वाला है। हालांकि पोलिंग सेंटर्स के अंदर जो लोग होंगे उन्हें अभी अपना मत डालने का मौका जरूर मिलेगा। 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट आज डाले गए हैं और साथ ही यहां पर उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई है। आगे हम 7 हाई प्रोफाइल सीटों की बातचीत करेंगे, लेकिन चुनावों के अलावा जिस सीट की चर्चा हो रही है उस सीट की चर्चा की कुछ तस्वीरें भी आप देख लीजिए। सियासत के बदलापुर में रायबरेली और अमेठी की अहमियत हर सियासी दल समझता है और उसी की झलक आज रायबरेली और अमेठी में देखने को मिली है, क्योंकि ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन 3 तस्वीरों पर आप नजर डालिए। ये 3 तस्वीरें रायबरेली में आज सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया, अमेठी में स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल किया, कल राहुल गांधी ने अमेठी में अपना नामांकन दाखिल किया था, जबरदस्त तरीके से रोड शो किया था। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रोड शो की तस्वीर, पूजा पाठ की तस्वीर और साथ ही नामांकन दाखिल करने की तस्वीर। रायबरेली में सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया, रोड शो किया, गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन किया हाथ हिलाकर, और साथ ही लेकिन इससे पहले जब नामांकन दाखिल करने के लिए निकली थी उससे पहले बाकायदा परिवार के साथ बैठी पूजा पाठ उन्होंने किया और उसके बाद नामांकन दाखिल किया। हालांकि नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला। पूरे परिवार के साथ थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार उनके साथ थे और नामांकन दाखिल किया है रायबरेली से। 1952 से रायबरेली गांधी परिवार के पास है। लगातार यहां से गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है। हालांकि बीच में 3 मौके ऐसे भी आए जब रायबरेली में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दीगर बात यह है कि उस दौरान यहां पर गांधी परिवार से कोई सदस्य मौजूद नहीं था। 3 तस्वीरें और लगातार इस बीच मतदान को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं, बंपर वोटिंग की खबरें आ रही हैं। बंपर वोटिंग से किसको फायदा किसको नुकसान, ये लगातार हम आगे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मतदान के अलावा इन 3 तस्वीरों की आज चर्चा हो रही है, जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल किया है। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली और अमेठी में बीजेपी ने गांधी परिवार को ऐसा घेर रखा है कि कल और आज पूरे गांधी परिवार को अपने ही घर में शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा। सोनिया गांधी के लिए पूरा गांधी परिवार रायबरेली में इकट्ठा हुआ, मिलकर ताकत दिखाई और उसी की झलक आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन के बाद सोनिया गांधी मीडिया के सामने आई और सिर्फ इतना कहा कि 2004 को मत भूलिए, क्योंकि तब भी किसी को लगता नहीं था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन तब कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। Not at all. Not at all. Don't forget 2004. Don't forget 2004. IG wasn't in, but we won. सोनिया गांधी का यह बयान और सोनिया गांधी के नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से जोरदार तरीके से निशाना साधा। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी मेरा सिर्फ एक जवाब दे, जो कार्रवाई मेरे ऊपर करनी है करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दे कि ये जो अनिल अंबानी है, जो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, जिसको ये भाई कहते हैं, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? नरेंद्र मोदी जी मुझे ये समझाए, मोदी जी ये भी मुझे समझा दे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ये भी मुझे समझाए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये क्यों बोला। नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट अनिल को मिलेगा, 1600 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। रजत राकेश टंडन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रजत, मतदान तो हो रहा है, मतदान की चर्चा हमने दिन भर की है, आगे भी करेंगे। बंपर वोटिंग की खबरें, किसको कितना फायदा किसको कितना नुकसान, लेकिन रायबरेली की चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया है, अपने घर में शक्ति प्रदर्शन। रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर जबरदस्त तरीके से घेराबंदी बीजेपी की ओर से, पूजा पाठ हुई, रोड शो हुआ और उसके बाद राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से हमला भी बोला। क्या कुछ वहां पर आपकी लोगों से बातचीत हुई है, लोगों का मूड क्या है, ये जरा समझाइए और साथ ही उस घेरेबंदी को भी आसान शब्दों में दर्शकों को समझाइए। देखिए, अमेठी में तब भी मैं मान सकता हूं कि स्मृति ईरानी सरकार का चेहरा रही है, एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है, अच्छा चुनाव लड़ेंगे वहां पर।
लेकिन रायबरेली में ऐसा कुछ भी नहीं है। रायबरेली से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप, वो खुद कांग्रेस में थे, कांग्रेस से एमएलसी थे और विधायक परिषद दल के नेता थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने स्विच किया है बीजेपी की तरफ। तो ये कहना कि रायबरेली में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हमको देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद ये सोनिया गांधी का आखिरी चुनाव होगा लोकसभा के लिए। इस बार भी ये केओस लगाया जा रहा था कि वो नहीं लड़ेंगी, लेकिन हाँ बाद में कांग्रेस ने सोचा कि एक सीनियर आदमी चाहिए होगा पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए उनको चुनाव लड़ाया गया। आज भी रोड शो किया। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए ओपन ट्रक पे नहीं आई, गाड़ी पे बैठी रही, बीच बीच में गाड़ी से बाहर निकलती थी। बढ़िया रोड शो, बड़ा रोड शो किया, नामांकन किया और उसके बाद बड़ी बात कही कि 2004 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग जैसे नारे को कांग्रेस और सोनिया गांधी खत्म कर देंगी, उसी चीज को दोहराया है। तो आज भी उनका कहने का तात्पर्य यही था कि आप अंडर एस्टिमेट कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव में मत करिए, जैसा 2004 के चुनाव में आप। रजत मैं आपको रोकूंगा, और चूंकि आपने स्मृति ईरानी का भी जिक्र किया तो स्मृति ईरानी की भी कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि आज स्मृति ईरानी ने भी नामांकन दाखिल किया है। 3 तस्वीरें हम आपको स्मृति ईरानी के नामांकन की भी दिखा दें। अमेठी में कल राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया था और आज स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल किया है। हम आपको स्मृति ईरानी की तस्वीरें दिखाएंगे। दिन की शुरुआत की उन्होंने पूजा पाठ के साथ, उसके बाद बाकायदा उन्होंने रोड शो किया है और रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया स्मृति ईरानी ने। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रोड शो में भारी भीड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो के दौरान मौजूद थे, लेकिन उससे पहले पूजा पाठ की थी अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ स्मृति ईरानी ने, और उसके बाद नामांकन दाखिल करने पहुंची थी स्मृति ईरानी। और जोरदार तरीके से यह दावा है कि इस बार अमेठी की आबो हवा में जो अंतिम रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बदला हुआ होगा। और रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, आपने जिक्र किया था स्मृति ईरानी का, आपने जिक्र किया था स्मृति ईरानी का, और पिछली बार जब स्मृति ईरानी को हार मिली थी, जब चुनाव लड़ने पहुंची थी, तब तो आखिरी समय में उन्हें उतार दिया गया था। तभी उन्होंने क्लियर किया था कि मैं जीतूं या हारूं, मैं अमेठी को छोड़ने वाली नहीं हूं। तब से एक दफ्तर एक तरीके से बन गया था स्मृति ईरानी का वहां पर अमेठी में। लगातार आती रही है, जाती रही है, लोगों से मिलती रही है, कार्यक्रम करती रही है, और इस बार जोरदार तरीके से उन्होंने यही कहा कि राहुल गांधी सिर्फ वोट लेने आ रहे हैं, 5 साल वो दिखे नहीं है और आगे भी यही होगा, और इस बार तो जीत मिलेगी। नहीं, बिल्कुल कोई भी प्रत्याशी लड़ता है और हाई प्रोफाइल प्रत्याशी अगर लड़ता है जाके बड़े नेता के खिलाफ, तो हमेशा वो प्रचार इसी ढंग से करता है कि अगला आदमी आया नहीं, या मैं 5 साल यहां पर आती रही, छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप मुझे सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से मत देखिए कि मैं एक बार लड़ूंगी फिर दोबारा नहीं आऊंगी, मैं हारी उसके बाद भी हारी। लेकिन हाँ, अमेठी की सीट, रायबरेली की सीट, जो लेगेसी है, ट्रेडिशन है, वो कांग्रेस पार्टी के पास है। ये बीजेपी भी इस बात को जानती थी। स्मृति ईरानी है, इसके पहले आप पूछिए कि अमेठी से और कौन उम्मीदवार होता था रायबरेली से, उसको कितने वोट मिलते थे, तो शायद याद भी नहीं आएगा, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, 2 बार 3 बार चुनाव कांग्रेस पार्टी यहां से हारी है, लेकिन उसके बाद से लगातार यहां से कांग्रेस जीतती आई है। पिछले चुनाव में मोदी की वेव थी, ये कहना गलत नहीं होगा, उसके बाद भी राहुल गांधी 1 लाख से चुनाव जीत गए थे। तो इस बार ये कहना कि कड़ा मुकाबला होगा, तो कड़ा मुकाबला तभी हो सकता है जब सपा बसपा कैंडिडेट ने, पिछली बार कुमार विश्वास भी चुनाव लड़ रहे थे और अब की बार सपा बसपा ने फिर कैंडिडेट नहीं दिया है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ लड़ाई हो सकती है, वोट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये कहना कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस दिक्कत में है, तो मुझे लगता है रोड शो देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है, चलिए रजत, हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजत बता रहे थे रायबरेली और अमेठी में आज इन दोनों सीटों की चर्चा हुई, क्योंकि सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया। अमेठी में कल राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया था, आज वहां पर नामांकन दाखिल किया स्मृति ईरानी ने। चलिए एक और खबर आपको बता दें, उसके बाद हाई प्रोफाइल सीटों की हम चर्चा करेंगे ग्राफिक्स के साथ। हरिद्वार के कनखल में योग गुरु बाबा रामदेव ने मतदान किया और कहा कि उनका वोट देश की सुरक्षा करने वालों के समर्थन में है। देखिए, कुछ लोगों ने जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर और गरीब अमीरों के नाम पर देश को बहुत तोड़ा है, आपस में घृणा नफरत पैदा की है, और उनकी फितरत सारा देश जानता है। जो सबको साथ में लेकर के सबके विकास की बात करे, सबका हित चाहे और अपने लिए कुछ ना चाहे, ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए। और इतनी बात कहने से लोग समझ भी रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि आज राजनीतिक तौर पर देश काफी जागरूक हुआ है। तो योग गुरु बाबा रामदेव की बात। और अब चलिए हाई प्रोफाइल सीटों की बातचीत करते हैं जिन पर आज सबसे ज्यादा चर्चा रही है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट से। बिजनौर सीट
चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां से कुंवर भारतेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और आप आंकड़ों के जरिए समझिए किस तरीके का मुकाबला यहां पर है। हम आपको ग्राफिक्स इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है। कुंवर भारतेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस ने उतारा है। मलूक नागर को बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुस्लिम वोटर्स का बोलबाला है और कुंवर भारतेंद्र सिंह मौजूदा सांसद भी हैं यहां पर। तो ये तीन प्रत्याशी जिनके बीच में मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि यहां पर महागठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा और उसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और कुंवर भारतेंद्र सिंह मौजूदा सांसद है और एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है अपने मौजूदा सांसद पर ही। पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 72 सीटों पर जीत हासिल की थी और आज पहले चरण का मतदान और पहले चरण के मतदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटों पर वोट आज डाले गए हैं और उन 8 सीटों में बिजनौर की सीट खासी अहम है और इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है अपने मौजूदा सांसद पर ही। तो यह त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन के बीच में। और क्या कुछ इस वक्त आंकड़े हैं, हालांकि 5 से अधिक का वक्त हो चुका है, मतदान का समय खत्म हो चुका है। जो अपडेट और लेटेस्ट जानकारी हमारे पास वोटिंग परसेंटेज को लेकर है वो अब आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। बिजनौर में 67.88% वोटिंग 2014 में हुई थी, लेकिन इस बार 50.80% वोटिंग, लेकिन यह शाम 3 बजे तक का आंकड़ा है, यानी 2 घंटे, आखिरी के जो 2 घंटे हैं उन 2 घंटों का आंकड़ा अभी आधिकारिक तौर पर नहीं आया है और हो सकता है कि यह आंकड़ा उससे आगे भी बढ़ जाए। और चलिए एक और बड़ी सीट की हम चर्चा करेंगे। इस बड़ी सीट की बातचीत मुजफ्फरनगर में जबरदस्त तरीके से मुकाबला है। आमने सामने है चौधरी अजित सिंह और संजीव बालियान। चौधरी अजित सिंह पिछली बार उन्हें बागपत सीट से हार मिली थी, इस बार मुजफ्फरनगर सीट से हैं और आपको यह भी आपको बता दें कि यह सीट महागठबंधन के हिस्से में है। चौधरी अजित सिंह के सामने है संजीव बालियान। जाट वर्सेस जाट की लड़ाई, लेकिन यहां पर चौधरी अजित सिंह की दावेदारी इसलिए भी मजबूत बताई जा रही है क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं महागठबंधन का दाव उन पर ज्यादा है, लिहाजा यह माना जा रहा है कि यहां पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और आज ये सीट चर्चा में भी रही है। चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि संजीव बालियान ने यह कहा था कि बिना पहचान के वोट डालने दिया जा रहा है, यह आरोप उन्होंने लगाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात को, उनके आरोप को खारिज कर दिया था। और यहां पर पोलिंग परसेंटेज को लेकर लेटेस्ट जानकारी हमारे पास क्या है वो हम आपको बता दें। पोलिंग परसेंटेज को लेकर जो जानकारी है वो आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 2014 में यहां पर करीब 69.7% के आसपास वोटिंग हुई थी और 2019 में यानी इस साल के चुनाव में 50.60% वोटिंग, लेकिन यह शाम 3 बजे तक का आंकड़ा है। आपको यह बता दें कि आखिरी के जो 2 घंटे के आंकड़े हैं वो आधिकारिक तौर पर अभी चुनाव आयोग ने जारी नहीं किए हैं कि कितने % की वोटिंग हुई है। एक और बड़ी सीट उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटों पर मतदान गाजियाबाद सीट पर। गाजियाबाद सीट का हम रुख करेंगे। यहां से खुद वीके सिंह चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और साथ ही महागठबंधन ने, यानी त्रिकोणीय मुकाबला गाजियाबाद में भी वीके सिंह, कांग्रेस की डॉली शर्मा और साथ ही सुरेश बंसल जो कि समाजवादी पार्टी के हिस्से हैं, यानी एसपी और बीएसपी के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ था तो गाजियाबाद सीट एसपी के हिस्से में गई थी और एसपी ने यहां से सुरेश बंसल को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर कांग्रेस, बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन के बीच में। और पोलिंग परसेंटेज को लेकर जो जानकारी है हमारे पास वो भी हम आपको बता दें। गाजियाबाद में भी पोलिंग परसेंटेज को लेकर पिछली बार 56.94% वोटिंग हुई थी और इस बार 3 बजे तक 47% मतदान हो चुका है, यानी 5 बजे तक के आंकड़े आएंगे तो बहुत संभावना है कि शायद पिछली बार से अधिक मतदान की खबर यहां पर आए। लेकिन यह देखना होगा कि इस बार अगर मतदान अधिक होता है तो किसके पास उसका फायदा होगा। और चलिए एक और बड़ी सीट हम रुख करते हैं, सहारनपुर सीट का रुख कर लेते हैं। सहारनपुर सीट भी काफी अहम है और दिलचस्प यहां पर लड़ाई है। दिलचस्प यहां पर लड़ाई इसलिए है क्योंकि यहां से इमरान मसूद को कांग्रेस ने उतारा है। आपको याद होगा कि चुनावी समर में जब मायावती यहां पर पहुंची थी तो पहली बड़ी रैली महागठबंधन की यहां पर हुई थी और यहीं पर अखिलेश और मायावती ने मंच को साझा किया था और वहां से मायावती ने यह कहा था कि मुस्लिम जो समुदाय है वो भावनाओं में बहकर वोट ना दे, सिर्फ महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे और कांग्रेस पर निशाना भी साधा था कि कांग्रेस ने इमरान मसूद को उतार दिया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर राघव लखनपाल जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और फजलुर रहमान
बहुजन समाजवादी पार्टी को यह भी एक आंकड़ा दिलचस्प बता दें कि 2014 में भी इमरान मसूद यहां से उम्मीदवार थे, तब उनको 4 लाख वोट मिले थे, लेकिन यह वोट इस बार बढ़ सकता है क्योंकि महागठबंधन का भी उम्मीदवार है। और पोलिंग परसेंटेज को लेकर आप जानकारी देख लीजिए। सहारनपुर में पोलिंग परसेंटेज को लेकर जो जानकारी हम तक पहुंची है, 2014 में 74.23% यहां पर मतदान हुआ था और आज शाम 3 बजे तक जो यहां पर वोट पड़े हैं वो 54.18%। आखिरी के 2 घंटे का अपडेट अभी आना बाकी है। और चलिए एक और बड़ी सीट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी सीट बागपत पर हम नजर डालते हैं। बागपत पर इस बार चौधरी अजित सिंह के बेटे चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने है सत्यपाल सिंह, जो कि मौजूदा सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। और उसके बाद यह मुकाबला कुछ इस तरीके का मुकाबला चौधरी अजित सिंह और चौधरी अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी और सत्यपाल सिंह के बीच में यह मुकाबला यहां पर है। अजित सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी और ये जो सीट रही है अजित सिंह की, वैसे तो पारंपरिक सीट रही है, लेकिन पिछली बार सत्यपाल सिंह के मुकाबले उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार अजित सिंह खुद मुजफ्फरनगर चले गए हैं और यह सीट उन्होंने अपने बेटे के लिए छोड़ दी है। सत्यपाल सिंह ने पिछली बार जीत हासिल की थी, मौजूदा सांसद हैं, केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री का पद भी मिला था। और पोलिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ जानकारी है वो आप देख लीजिए। बागपत में पिछली बार का आंकड़ा और इस बार का आंकड़ा, यह भी हम आपको बता दें। आज का जो आंकड़ा है वो शाम 3 बजे तक का आंकड़ा है। अभी 51.20% मतदान शाम 3 बजे तक और 66.72% वोटिंग पिछली बार हुई थी। आज वोटिंग खत्म हो चुकी है और आखिरी के 2 घंटे का अपडेट भी अब से थोड़ी देर बाद आ जाएगा चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक तौर पर कि वोटिंग क्या कुछ रही है। और चलिए अब उत्तर प्रदेश को छोड़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से एक ऐसी सीट है जिस पर नजर है। नागपुर से खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनावी मैदान में है। पिछली बार शानदार तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी और नितिन गडकरी के कामकाज को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो भी खुलकर उनकी तारीफ करते हैं। नितिन गडकरी और साथ ही नाना पटोले कांग्रेस के, इनके बीच में ये मुकाबला है इस वक्त नागपुर में। तो नितिन गडकरी और नाना पटोले के बीच में यह मुकाबला है। बीजेपी का दबदबा है, आरएसएस का हेडक्वार्टर यहां पर है, आरएसएस के प्रभाव वाली ये सीट है। और नितिन गडकरी पिछली बार उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। रोड का जाल जो बिछ रहा है देश में उसकी अक्सर चर्चा होती रहती है और उस पर यह कहते हैं नितिन गडकरी की रिकॉर्ड इतनी सड़कें कभी देश में बनी नहीं है। और वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम आपको जानकारी दे दें। आधिकारिक तौर पर जो जानकारी हमारे पास है शाम 3 बजे तक की जानकारी और पिछली बार की जो जानकारी है, पिछली बार 57.08% मतदान हुआ था, इस बार 41.25% वोटिंग शाम 3 बजे तक। तो ये कुछ बड़ी सीटों की चर्चा और लगातार इस बात की चर्चा होती रहेगी कि आज जो मतदान हुआ है आधिकारिक तौर पर आंकड़ा सामने आ जाएगा तो कितना ज्यादा मतदान हुआ, किसको फायदा, किसको नुकसान, इसकी चर्चा आगे चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।